अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद इमिग्रेशन के कवानीन काफ़ी सख्त हो चुके हैं। बहुत खौफ और हिरास है। इलीगल लोगों को मुल्क से जहाज़ों में भर भर के वापस भेजा जा रहा है और उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और हमारे देसी लोगों के ऊपर जो बांग्लादेश वहाँ। तो यहाँ हमारे टेक्सास के नामर इमिग्रेशन अटारनी कामरान मखदूम साहब आज उनको फिर जहमत दी है और इस अपडेट के साथ कि ये जो मालूमात है ये आप तक पहुँचे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एक प्योर मालूमात की बुनियाद पर, ताकि क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं ना ये कोई अटारनी ही जान सकता है। तो कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया और टाइम देने का। इतने अरसे के बाद दोबारा आज वीडियो बन रही है। क्या देख रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रही हैं, कोई नई चीज़ क्या है ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका दोबारा वक्त निकालने का। आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नाराज़ थी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ताकि जब सेहत होती है तो इंशाल्लाह पूरे जोश और जज्बे के साथ लोगों को उनकी असल चीज़ें बता सकता है जो आप माशाल्लाह करते रहते हैं, और जो भी बात आपकी होती है वो दिल से निकलती है और मेरे ख्याल में वही चीज़ आपकी ऑडियंस भी नोट करती है। ट्रंप और उसकी शरारतें नई नहीं है। जी जी। जब ट्रंप का नाम आता है तो वही होता है कि जी अब क्या किया, ये नहीं कि भाई अच्छा ठीक है पुरानी बातें थी। तो ये है ट्रंप, जिसे आमतौर पे ट्रंप 2.0 कहा जा रहा है कि पहले जो ट्रंप के 4 साल थे उसमें उसने जो कुछ किया और अब जो वो कर रहा है वो तकरीबन उन चीज़ों को और भी ज़्यादा शिद्दत से कर रहा है। और उसका फ़र्क हमने क्या देखा कि जब ये पहले आया था तो इसने मुस्लिम बैन लगाया था। वो मुस्लिम बैन इसने लगाया था आने के कुछ अरसे के बाद। अब ये इसने प्रेसिडेंसी ली, वाइट हाउस में आया जनवरी 20, 2025 को, और उसी वक्त ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पहले से तैयार थे, ये काम भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो वो ज़्यादा शिद्दत के साथ, ज़्यादा जोश के साथ वो ये काम शुरू कर चुका है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे इख्तियार में क्या कुछ है या नहीं भी है, तो क्या कुछ मैं करूँ फिर अदालतें देखती रहेंगी। जिनमें से एक मिसाल वो यूएस सिटीजनशिप वाली थी कि जिसमें उसने कहा कि बच्चे जो हैं वो अगर यूएस में पैदा भी हुए हैं तो उनके ख़ास क्राइटेरिया है, तो वो यूएस सिटीज़न नहीं बनेंगे। फेडरल कोर्ट ने उसे रोक दिया। ताहम अभी के जो हालात हैं, जो आज मार्च 6, 2025 में कल से ख़बर गर्दान कर रही है कि पाकिस्तानियों के लिए और किसी हद तक अफ़गानियों के लिए भी वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होगी कि वो यूएस में नहीं आ सकते। तो ये वही चीज़ है जो कि जनवरी 20, 2025 को ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो दिया था। और मज़े की बात है, एग्जेक्टिव ऑर्डर जिस तरह आपको भी पता है पाकिस्तान का होता है ऑफिशियल गैजेट, यहाँ पे भी ऑफिशियल गैजेट है, उसके अंदर ये छपता है। तो एक चीज़ जो बारहा दफ़ा मैंने लोगों को भी कही है, आपके तवस्सुत से भी अदरवाइज़ भी, कि प्लीज़ गो टू द सोर्स। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ना जाएँ, क्योंकि जब हम ख़बरें देते हैं तो उसमें हम गलत बात भी करते हैं, सही भी करते हैं। तो गो टू दी सोर्स। यहाँ पे एग्जेक्टिव ऑर्डर नंबर 14161 था और उसमें जनवरी 20 को ट्रंप ने कहा था कि जी हम लोगों को रोकेंगे अगर उनकी प्रॉपर वेटिंग या प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स नहीं हो पाए। सही। अब ये प्रॉपर सिक्योरिटी और क्या है, आप सबको पता है। जब हम यहाँ आते हैं तो हमसे कहते हैं फिंगरप्रिंट लो, बैकग्राउंड चेक्स के लिए। अक्सर हमने देखा है कि जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा अप्लाई करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आपको हम बताएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या 221G के तहत मेरा केस 1 हफ़्ता पड़ा रहा या साल महीने कुछ पड़े रहे। वो यही चीज़ होती है बैकग्राउंड चेक्स। लेकिन अब उन्होंने इसे ज़्यादा सख्त कर देना है। अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि वो शक ये कर रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने वीज़ाज़ इशू, अपने नाइकॉप्स इशू करती है, अपने पासपोर्ट्स इशू करती है, वो मुनासिब नहीं है। वो प्रॉपर वेटिंग नहीं करती। तो विच मीन्स कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये साहब या ये खातून जो कह रहे हैं कि ये हैं, ये वाकई वो हैं। कि कुछ लोग जो दूसरे ममालिक से आए हैं उन्होंने आके पाकिस्तानी शहरियत ले ली और उसकी वजह से हम उन्हें पाकिस्तानी समझ रहे हैं, दर हकीकत वो पाकिस्तानी नहीं है। और जब उन लोगों को अमरीकी वीज़े के लिए आना पड़ता है तो हम उन्हें प्रॉपरली एड्रेस करें। अच्छा। ये उन लोगों पे भी अफेक्ट करेगा जो अब नए वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, ये उन लोगों को भी अफेक्ट करेगा जो वीज़ाज़ पे हैं और यहाँ अमेरिका में भी मौजूद हैं, कि बाद में पता लगता है तो उनके वीज़ाज़ को भी रिवोक किया जा सकता है।
और ये एक ऐसी चीज़ है जो ट्रंप ने अपनी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में भी की थी, और वो ये कहा था कि आपका कोई भी केस अगर अप्रूव्ड है बट इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वी कैन रिवोक इट। अच्छा, तो ये मतलब अभी जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनको बहुत छानबीन के फिर वीज़ा, उनकी स्क्रूटनी और भी ज़्यादा सख्त होगी। और किसी हद तक ये भी है कि पहले जिस तरह वीज़ा वेवर था कि अगर आपको एक ख़ास मुद्दत से पहले वीज़ा मिला है तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस हैं ये हैं कि उन्हें कैंसिल कर दें, और नहीं, हर शख्स को वीज़े के लिए आना है और उसका बैकग्राउंड चेक भी होगा। तो इसका इम्पेक्ट जो यहाँ लोग हैं या बाहर हैं जिन्होंने ये इमिग्रेशन करानी है, और पहले तो सबसे जो फ़र्क है वो अब तक लोगों को ये आ रहा है कि लीगल और इलीगल का क्या फ़र्क है, मतलब जिन लोगों को पकड़ के ये भेज रहे हैं उसके बारे में क्या है कि किसी को भी ये भेज सकते हैं, या इलीगल में सिर्फ क्राइम में मुलविस लोग हैं उन्हीं के खिलाफ ही ये क्रैक डाउन हो रहा है, कोई भी इसके पकड़ में आ सकता है, या क्या क्या लोग करें? क्योंकि बड़ी परेशानी हर जगह पे लोगों से, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि सड़क ब्लॉक होती है और आईडीज़ चेक होती हैं जो पहले अमेरिका में नहीं होती थी। किसी हद तक जो है उनका इख्तियार है, क्योंकि उनका मुल्क है, राइट। आप यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं या आप एक वीज़े पे आए हैं। यहाँ आने के दो तरीके हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टेम्परेरी होता है, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जिसकी एक ख़ास मुद्दत होती है। जबकि इमिग्रेंट वीज़ा या ग्रीन कार्ड वो कहता है आओ यहाँ रहो मुस्तकिल। अब ये जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है उसमें अगर आप ओवर स्टे कर जाते हैं तो आप आउट ऑफ स्टेटस हो गए, लेकिन आप आउट ऑफ स्टेटस भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की। तो ज़्यादातर इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट वो लोग हैं जिनकी क्रिमिनल एक्टिविटी है या जिन्होंने इलीगल क्रॉस करके आए थे बॉर्डर, और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपना केस तमाम तर गुजारा, इमिग्रेशन में गए, इमिग्रेशन कोर्ट में गए, और उसके बाद उनके खिलाफ फाइनल ऑर्डर ऑफ डिपोर्टेशन है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी यहाँ के रहने की तमाम तर वजूहात एग्जॉस्ट कर ली और वो नहीं बन पाई, और वो किसी ना किसी वजह से यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि एक होता है ऑर्डर पास करना और दूसरा होता है उसका एग्जीक्यूशन, यानी कि उसे अमल दरामद करना। तो ये अब अमल दरामद ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है। ऑर्डर्स पहले से ही थे, बेतहाशा लोग थे जो क्रिमिनल्स थे, जो जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे या उन्होंने अपनी सारी रेमेडीज़ एग्जॉस्ट कर ली और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ ठहरे हुए थे। उनकी वजह नहीं थी ठहरने की, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इन्हें पकड़ो, इन्हें निकालो। तो अब भी अगर कोई आपको रोकता है तो वो आपसे, पुलिस वाला, दो ही चीज़ें पूछता है, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाएं और अपना प्रूफ ऑफ आईडी दें, रजिस्ट्रेशन। अगर वो आपके पास है तो वो कहता है जाओ। जब वो चीज़ नहीं है फिर वो सेकेंडरी चीज़ पे जाते हैं कि क्यों नहीं है ड्राइवर्स लाइसेंस। और दूसरा, उन्हें पता है कि कौन यहाँ पे इलीगल है क्योंकि उनके सिस्टम में है, वो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की होती। तो ये अच्छी चीज़ हो रही है जिससे इलीगल लोगों को निकाला जा रहा है या जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनके ऑर्डर्स कोर्टों में हैं। तो क्या समझते हैं कि ये उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लीगली रह रहे हैं और अपने इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं? 100%। और दूसरा ये भी है कि इमिग्रेशन इम्तियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हम वॉलंटरी करते हैं, राइट। तो अगर आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, आप प्लान करके नहीं करते, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, आप अपने मुल्क में बैठे हैं और आप कहते हैं मैं एक दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ, तो दूसरे मुल्क में सऊबतें, उसकी परेशानियाँ, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपको पता ही होंगे। तो यहाँ पे जब कोई आता है और वो कहता है कि जी मैं आया था, मुझे पता है कि मुझे 6 महीने मिले थे और मैं ओवरस्टे हो गया, मेरी गलती है, उसमें मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसकी वजह से जो लोग यहाँ हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि दे आर हियर बाय द बुक। आप यहाँ स्टेटस पे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सही। अगर आप स्टेटस पे नहीं हैं फिर आपको ज़रूर डर होगा। और जहाँ तक ये इमिग्रेशन के मामलात हैं, थोड़ा सा मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेस होता है उसमें ये है कि आपके खिलाफ, अगर आप आउट ऑफ स्टेटस भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने आपको पकड़ा और शाम की फ़्लाइट से डिपोर्ट कर दिया। आपको इश्यू होता है एक डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं NTA, नोटिस टू अपीयर। अच्छा। वो चार्जिंग डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि जी आप यहाँ आए थे, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आपकी नेशनैलिटी ये है, आप इस तारीख को आए थे, आप इस तारीख को आउट ऑफ स्टेटस हो गए
और अब आपके पास यहाँ रहने का जवाज़ नहीं है। सही। अब चूंकि आपके पास यहाँ रहने का जवाज़ नहीं है, हम आपका केस रेफ़र कर रहे हैं इमिग्रेशन कोर्ट में और अदालत ये फैसला करेगी कि आपको यहाँ रहना है या नहीं रहने देना। ये है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब ये उन पे इतलाक नहीं होता जो इलीगल आए हैं या जिनके पहले ही केसेस अदालत में चल चुके हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ज़्यादातर यही वो लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ विज़िट वीज़े पे आया, मैं ओवरस्टे हो गया, मुझे वो डायरेक्टली शाम के जहाज़ पे नहीं बिठाएंगे, मुझे वो NTA इशू करेंगे। इसका मतलब है मेरा केस अदालत में जाएगा। और मज़े की बात यह है वहाँ पे इमिग्रेशन जजेस की तादाद भी इसने कम कर दी है। अच्छा। तो जहाँ पे ये एक तरफ लोगों को कह रहा है कि जाओ अपने मामलात अदालत में लेके जाओ, दूसरी तरफ जजेस की भी या तो तादाद बढ़ाएं ताकि ज़्यादा जजेस हों और वो फैसला करें, और जजेस की तादाद कम कर दी है जिसका मतलब है नेचुरली केस और लंबे होंगे। तो कुछ इसके जो इकदामात हैं वो ऐसे हैं जो कि जिसे हम कहते हैं 2 और 2 जवानी हो रहे, बिकॉज वो बाद में पता लगेगा क्या करता है ये जो। तो एज अटॉर्नी सर क्या ये समझ रहे हैं कि पहले तो मैं आखिरी सिंपल अल्फाज में, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं बगैर वीज़ा के वही इलीगल हैं, और जो लोग वीज़ा लेकर अगर आ रहे हैं और यहाँ आपकी खिदमत ले रहे हैं या किसी और की, जो यहाँ का कानून इजाज़त देता है, किसी ने वो स्टेटस चेंज कर दिया तो वो लीगल के ज़ुमरे में, वो आउट ऑफ स्टेटस हैं। अच्छा। तो आप यहाँ आए और आप अपनी मुद्दत से ज़्यादा रह लिए, आप आउट ऑफ स्टेटस। लेकिन उसी मुद्दत में अगर उन्होंने कोई स्टेटस चेंज किया तो कोई मसला पक्का, बल्कि ये भी नहीं कि एक दफ़ा स्टेटस। तो आप आए, आपने अपने एक स्टेटस से, लेट्स से विजिटर से आप स्टूडेंट पे चले गए, फिर स्टूडेंट से आप इन्वेस्टर पे चले गए, फिर H1B एम्प्लॉयमेंट पे चले गए, फिर दोबारा F1 पे चले गए, तो आप एक से दूसरे पे जा सकते हैं एज लॉन्ग एज आप वक्त पे वो काम कर रहे हैं। सही। बल्कि वक्त पे रहते हुए एक और गवर्नमेंट जहाँ नुकसान देती है ना, वहाँ फ़ायदे भी देती है। एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं नंक प्रो टंक। इसका मतलब है कि जो मुद्दत मुझे मिली थी ना वो गुजर गई, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, रिलीफ मांग रहा हूँ, लेकिन यू नो व्हाट, मैं आपसे 2 महीने लेट हो गया, 3 महीने लेट हो गया, माफ़ कर दें। तो गवर्नमेंट वो भी फ़ायदा देती है। तो जहाँ हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं वहाँ पॉजिटिव भी 2-3 चीज़ें, एक ये है नंक प्रो टंक, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट खुद आगे आके कह रही है कि जी ड्रामेबाज, झूठे धोखेबाजों से बचो। तो वो खुद उन्होंने कहा है कि बी अवेयर ऑफ स्कैम्स। उन्हें पता है कि चूंकि अब हाइटेंड सिक्योरिटी हो रही है तो कई लोग ऐसे हैं जिसे हम अनस्क्रूपलस कहते हैं कि वो आके आपका फ़ायदा उठाएंगे। वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो आइस वाले नहीं हैं, लेकिन आके आपका फ़ायदा उठाएंगे कि भाई तुम तो इलीगल हो, चलो इतने पैसे दे दो, ये काम कर लो। बी अवेयर ऑफ दैट। आपको कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आएगा, जो भी आएगा दरवाज़ा नॉक करेगा। और अगर दरवाज़ा नॉक करने से इट्स अनदर थिंग कि अगर आपके पास कोई आता है तो 2 किस्म के वारंट होते हैं, एक होता है आइस वारंट और एक होता है जुडिशल वारंट। आइस वारंट सिर्फ इस काम के लिए है कि वो मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन कब? अगर मैं बाहर हूँ, मेरे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उसके लिए सिर्फ उन्हें जुडिशल वारंट चाहिए। तो ये भी वो है कि लोगों को अगर अपने राइट्स का पता है कि एक तो ये कि अगर मैं इलीगल भी हूँ लेकिन अगर मैं अपने घर के अंदर हूँ तो आइस मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ आइस वारंट पे उन्हें जुडिशल वारंट चाहिए। तो ये थोड़ी सी कड़ी थी जो मैंने कहा आपको। आइस वारंट में होने के बाद वो दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, वो दस्तक दे सकती है और वो कह सकती है भाई आप कौन है? मैं कहता हूँ मैं ABC हूँ। वो कहते हैं अच्छा बाहर आओ, मैं कहता हूँ मैं नहीं आ रहा। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर नहीं आ सकते। ओके। बल्कि अक्सर अगर आप देखेंगे भी तो वो बहाने से बात करते हैं, कहते हैं अच्छा आप हैं, क्या हाल है आपके, ठीक है, आप इजाज़त दें, हम अंदर आ सकते हैं। और अगर मैं कहूँ नहीं मैंने इजाज़त नहीं देनी तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं आता। और यही चीज़ दोनों में है, मेरे घर में भी है, मेरी गाड़ी में भी है। तो अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ऑफिसर मुझे कहता है कि आपका नाम ये है, जी है, इजाज़त दो तो मैं आपकी गाड़ी को सर्च कर लूँ, और हम अमूमन कहते हैं अच्छे बन के हाँ कर लो सर्च। अब जब हम इजाज़त देते हैं, हमारी गाड़ी में कोई भी चीज़ है तो हम फंसते हैं। अगर हम कहते हैं नहीं भाई हम इजाज़त नहीं दे रहे, तो ऑफिसर को जब तक रीज़नेबल वजह नहीं है कि वो मेरी गाड़ी को सर्च करे, वो सर्च नहीं कर सकता। तो अगर वो कहता है बज़ाहिर देखने में गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कुछ डेंट वगैरह नहीं पड़ा, कोई मैरुआना या कोई और चीज़ की स्मेल नहीं आ रही, बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आ रही कोई चीज़, वो नहीं कर सकता। सही। तो जब हम वजह देते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप कर लो, देन दे टेक द एक्स्ट्रा स्टेप
और वो फिर आके कहते हैं चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगर ये आइस के जो एक्शंस चल रहे हैं, लोग मतलब खौफ व हिरास वाली, टेक्सास से पता नहीं कितने हज़ारों लोग पकड़े गए हैं, इससे पहले ऐसा कोई हुआ है मिसाल इमिग्रेशन की हिस्ट्री में कि इतनी बड़ी कार्रवाई इस तरह से हुई हो? इतनी बड़ी इतनी जल्दी नहीं हुई, लेकिन होती रही है। तो उसमें एक इम्पैक्ट देने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में ही लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, वो पहले भी डिपोर्ट हो रहे थे। अच्छा। लेकिन पहले ये फ़र्क था कि हफ्ते में एक शख्स डिपोर्ट होता था, अब हफ्ते में उन्होंने 100 कर दिए। तो अगर एक शख्स डिपोर्ट होता था तो वो एक शख्स एक जहाज़ में जाता था। अब जब 150 अफराद डिपोर्ट हो रहे हैं और वो इंडिया के किसी एक पंजाब के शहर में जा रहे हैं, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो भी यूएस एयरफोर्स के जहाज़ में जा रहे हैं। तो ये जो है ना इम्पैक्ट, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। पहले ऐसे नहीं था। पहले ऐसे नहीं था, पहले पता था कि जी निकल रहे हैं लोग, जा रहे हैं, क्योंकि अब ये है कि डर और खौफ की फिजा फैल रही है, जिसमें मज़ीद नए लोग जो हैं, जो अब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मैं पाकिस्तान से या इंडिया से चलूँगा और यूरोप और साउथ अमेरिका से होता हुआ यहाँ आऊँगा। अब वो डर के बैठ जाता है कि नहीं मैंने नहीं जाना। कब तक डर के बैठा है? क्योंकि लोग यहाँ इकोनॉमिक वजह से आते हैं कि यहाँ आएंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पीछे अपने घर वालों को भी इस्टेब्लिश करेंगे, तो वो इकोनॉमिक अंदाज में वो किसी और मुल्क में भी चले जाएंगे जब यहाँ के हालात बेहतर होंगे। जिस तरह कनाडा में हमने देखा है, वहाँ भी वो निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स को। इट्स जस्ट द शिफ्ट ऑफ सोसाइटी। तो सर आइस का ये जो मामला है, आपने स्कैम्स की बात की, तो स्कैम में ये भी कहा जा रहा है कि $750 किसी को देंगे अगर कोई बता रहा है, फिर कहा गया कि नहीं हम $1500 दे रहे हैं। ये सब स्कैम है या वाकई कोई अनाउंसमेंट हुई है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के सिलसिले में? पहली चीज़ तो ये है कि इन्फॉर्मेशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। सही। आप अगर इलीगल आते हैं तो पकड़े जाते हैं, और अगर आप बॉर्डर पे रेगुलर आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, बाय सी, बाय लैंड, तो आपका पासपोर्ट स्कैन होता है, I-94 होता है, फिर आपका DS-160 जिसमें पता है कि कौन क्या है। ये सारी चीज़ें उनके पास हैं पहले से, तो मालूमात लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपको पकड़ती है, आपके फिंगरप्रिंट्स लेती है, तो ये ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ वो कह रहे हैं कि जाओ इट्स द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, जाओ पकड़ के लेकर आओ और हम इनाम देंगे। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। और ख़ास तौर पे आज के डे एंड एज में आपका सेलफोन ख़तरनाक चीज़ है, सारा डेटा तो है उसमें। हम में से इतने कितने लोग हैं जो पुराने वाला फ्लिप वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई ईमेल नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? तो हमारे इतने ऐप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें ट्रैक कर रही होती। अब तक ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि एक थानेदार की तरह वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा भी इसके खिलाफ हुआ है, जाओ रपट दर्ज नहीं की, पकड़ लो इसे, बाद में देखेंगे। उन्होंने पहले अपना होमवर्क करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप मेरे खिलाफ बात करते हैं कि ये शख्स इलीगल है और पुलिस आती है या आइस आती है और मुझे पकड़ती है, तो उसने क्या इशू करना है? जब भी मैंने आपको बताया NTA, नोटिस टू अपीयर। अब वो कैसे इशू करेंगे जब उन्हें पता है कि मैं तो यहाँ लीगल हूँ? तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आएंगे, वो कहेंगे भाई इम्तियाज़ ने कामरान के खिलाफ बात की तो पकड़ लो कामरान को। नहीं, वो पहले कामरान की हिस्ट्री चेक करेंगे। अगर तो हिस्ट्री सारी सही है तो वो कहते हैं भाई कुछ भी नहीं हम कर सकते। हाँ, कामरान की हिस्ट्री अगर ख़राब है फिर वो एक और बात है, और वो भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हिस्ट्री ख़राब है तो पहले उनके डेटाबेस में है। सिर्फ ये थी कि वो खामोश बैठे हुए थे। अच्छा सर, अब आते हैं कि इस जो अफरा तफरी के माहौल में फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं लोगों के लिए। और तो अब तो बॉर्डर क्रॉसिंग वाला रास्ता बंद है फ़िलहाल, जब तक ये ट्रम्प साहब हैं, लेकिन जो दूसरा पोर्ट ऑफ एंट्री से लीगल तरीके से आने वाला है, क्या वो भी, उस पर भी इम्पेक्ट पड़ रहा है? वो भी बंद होगा या उसी के ज़रिए आके लोग अपनी इमिग्रेशन करा सकते हैं? तो पहले तो ये है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अगर एक शख्स लीगल आता है या वो बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके आता है। क्योंकि अगर वो लीगल आता है तो वो तमाम तर काम कर सकता है, वो अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है, स्टूडेंट वीज़े पे जा सकता है, मुख्तलिफ वीज़े हैं, ग्रीन कार्ड भी ले सकता है, क्योंकि वो लीगल है। जो इलीगल आता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसे ही लोग हैं जो फिर असाइलम फाइल करते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें कि असाइलम की रेशियो इतनी ज़्यादा क्यों है और असाइलम फाइल करने में डिनाइल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये लोग आते ही उस नीयत से हैं। अब उन्हें तो रोक दिया, लेकिन जो शख्स यहाँ लीगल आ रहा है उसके पास तमाम तर वो रास्ते हैं जो पहले भी हैं, जो मेरे पास नहीं आते, किसी ना किसी और वजह से उन्हें मिल रहा है, मैं उसके बारे में लाइल हूँ। सर, एक इंसान यहाँ वीज़ा लेके आता है और अप्लाई करता है असाइलम, ठीक है, असाइलम भली उसका अभी डिनाई हो या जो भी है, जब तक वो असाइलम उसका चल रहा है
तब तक उसको कोई नुकसान या वो इलीगल के ज़मरे में आएगा या किसी और के ज़मरे में आएगा? और आने के बाद उसने असाइलम फाइल कर दिया तो उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड स्टे। ओके। ऑथोराइज्ड स्टे का मतलब है मेरी एक दरख्वास्त थी, मैंने दी हुई है, आपने उसका फैसला नहीं किया, मुझे रहने दो। गवर्नमेंट कहती है आप अपना तैयार रहना, अगर तो ये केस अप्रूव हो गया तो जो बीच वाला वक्त है माफ़ किया, लेकिन अगर ये डिनाई हो गया तो शुरू में हमने आपको जो मुद्दत दी थी वही मुद्दत काउंट होगी। ओके। तो इसलिए वो जो बीच वाला लफ्ज़ है उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड स्टे। ना वो लीगल है ना वो इलीगल है, वो इलीगल या लीगल में तब्दील हो जाती है जब फैसला है। जब फैसला है। फिर भी बहुत सारे फोरम हैं जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। कई दफ़ा क्योंकि ऑफिसर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो जाती है। इसका मतलब है कई दफ़ा वो अपनी गलती को मोशन टू रीओपन या अपील में सुधार लेते हैं और कहते हैं हाँ आपका केस अप्रूवेबल था, हमने अप्रूव कर दिया। सही। तो सर अब मतलब ये है कि जो भी शामत आई हुई है, एक तो क्रिमिनल लोगों को, दूसरा वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके आए इलीगल, हाँ, तीसरा मतलब उनमें वो लोग भी हैं जो वीज़ा लेके आ गए और ओवर स्टे हो गए और क्राइम में मुलविस हो गए, वो लोग भी। लेकिन ये फहरिस्तें पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने अभी धड़ाधड़ ये शुरू किया होगा कि बस पकड़ो। नहीं, बल्कि इस हद तक भी है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी अब तो मेरे पास ग्रीन कार्ड है ना, अब तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ग्रीन कार्ड पे भी अगर मैंने 2 मिसडिमीनर्स भी कर दिए तो आई एम सब्जेक्ट टू बी डिपोर्टेड। ओके। तो इसलिए, और आपने शायद सुना भी होगा या यू कम अक्रॉस पीपल जहां वो कहते हैं भाई नहीं वो विजिट वीज़े वाला नहीं है, वो तो ग्रीन कार्ड वाला भी है जो डिपोर्ट हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो वो साफ सुथरा ग्रीन कार्ड वाला नहीं है, उसके क्रिमिनल केसेस हैं, जिन क्रिमिनल केसेस में उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। राइट। तब वो कहते हैं कि जी हमें आप नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन कार्ड से जब आप सिटीजनशिप पे जाते हो तो आपको बताना है कि यू आर अ पर्सन ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। अब वो कहते हैं ग्रीन कार्ड पे आप ये नहीं साबित कर पाए कि आपका गुड मॉरल कैरेक्टर है, तो सिटीजनशिप तो दूर की बात, हम यहीं से आपसे वो ग्रीन कार्ड भी वापस ले लेंगे। सर इस वक्त H1 वीज़ा पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कोई अक्टूबर में नया वीज़ा बुलेटिन आना है, क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है। हाँ जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। H1 भी ऐसी चीज़ है जो हर साल अभी आती है, कल से वो खुलेगी और 20 दिन तक खुली रहेगी और उसके मुताबिक फिर आगे होगी। और जहाँ मैंने कहा ना ट्रंप ने थोड़ी बुरी चीज़ें की, उसमें अच्छी भी की। एक ये चीज़ है कि H1B में उसने कहा है कि हर वो शख्स जो कि अपने ही बिज़नेस का मालिक है और 50% से कम का मालिक है, वो अपने लिए H1B कर सकता है। अब उसमें इसलिए क्योंकि E2 कुछ ममालिक के लिए है, जिस तरह पाकिस्तान के लिए है, टर्की के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है। और यहाँ के लोग अगर अपना करना चाहते हैं अपना ही बिज़नेस, तो वो अब H1B का सहारा ले सकते हैं। लेकिन H1B E2 की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है, रिस्ट्रिक्टेड है, 65,000 वीज़ाज़ हैं और ये अभी खुलेगा, कल खुलेगा 20 दिनों के लिए और ये लॉटरी होगी, 65,000 वीज़ाज़ होंगे। क्या क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कोई भी अप्लाई कर सकता है? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो जिस शख्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है उसके पास 16 जमातें होनी चाहिए, कम से कम 16 जमातें। और अगर 16 जमातें नहीं हैं तो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और जो एम्प्लॉयर है वो उसे जॉब ऑफर कर रहा है और जिस पोजीशन पे ऑफर कर रहा है वो पोजीशन भी हाई लेवल की पोजीशन हो। तो इसकी नॉर्मल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक बेनिफिशरी है जिसके पास PhD है एजुकेशन में और एक कॉलेज है जो उसे हायर करना चाह रहा है, लेकिन वो उसे पोजीशन दे रहा है बस ड्राइवर की, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो पोजीशन है वो उस पोजीशन के लिए बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सही। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है फिर। लेकिन फ़ायदा ये है कि अब कम से कम उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है जो कि अपना स्पॉन्सर खुद बनना चाहते हैं, लेकिन उनका 50% या इससे कम ओनरशिप है। क्योंकि E2 में, और वो दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, कि E2 में आपको काम करने की इजाज़त है, आपकी वाइफ को भी काम करने की इजाज़त है। H1B में सिर्फ आपको काम करने की इजाज़त है, आपकी वाइफ को काम करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वाइफ या हस्बैंड को। अच्छा, E2 में दोनों को इजाज़त है। अब फ़र्क ये है कि E2 में आप अपने बिजनेस में काम कर सकते हैं और आपकी स्पाउस कहीं भी काम कर सकती है। ओके। जबकि H1B में सिर्फ आप काम कर सकते हैं, आपके स्पाउस को काम करने की इजाज़त है ही नहीं। तो इस वक्त अगर बेस्ट वीज़ा कैटेगरी कहें और जिन लोगों को अल्लाह ने दी है, कोई हिम्मत
वो E2 है। E2 है। वो E2 है। और आपके इसी E2 के हवाले से थोड़ी सी हम बात करेंगे, फिर जब आ जाएगा तब बात करेंगे गोल्ड कार्ड की। ओके, गोल्ड कार्ड वाला भी कि वो जो गोल्ड कार्ड है उस पर अभी कुछ पता नहीं है कि वो 1,50,000 वाली जो बात है उसे ख़त्म करके वो कह रहा है 5 मिलियन देंगे हम। ओके, फिर 5 मिलियन वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो कहेगा ये पैसे अभी गवर्नमेंट को दो, जबकि अभी 8 लाख या 1,150,000 जो है वो प्राइवेट लोग आपस में करते हैं। वो EB5 है सर? वही EB5 जो है, लेकिन उसमें प्राइवेट लोग होते हैं। हाँ। कि मैंने गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, आप मेरे पास पैसे जमा करवाएंगे। ये जो 5 मिलियन वाली बात है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अभी वो भी हवा में है बात, कि वो 5 मिलियन आप गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास रखेगी। अब आपको पैसा मिलता कब है वापस, कितना मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब तक उसकी टर्म्स एंड कंडीशन not क्लियर at नहीं all. है कि कोई बिजनेस आप कर सकते हो या सिर्फ गवर्नमेंट को दे सकते हो या डायरेक्टली आप उस मुल्क में आके कोई इंडस्ट्री या कोई चीज़ लगा सकते हो, ये अभी तय होना बाकी वो भी नहीं है। फिर ये कि उससे किस किस को इस्तेफादा मिलता है। कई दफ़ा ये होता है नॉर्मली, अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपको, आपके स्पाउस को और आपके 21 साल से कम उम्र बच्चों को मिलता है। हो सकता है इसमें वो ये कह दे कि जी आपके माँ बाप को भी मिल जाएगा। ओके, आपके बहन भाई जो 21 साल से कम हैं शायद उन्हें मिल जाए। सो देयर आर मेनी थिंग्स अप इन द एयर। और ये कि आपको वो 5 मिलियन जो है वापस कब मिलेगा, या ये कि 5 मिलियन गया। तो सर गोल्ड कार्ड की ये बात है, ये भी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हो रहा है या Yes. इनसे पहले भी? और ये किसी हद तक इन्फ्लुएंस है कनाडा से। अच्छा, क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन जब होती थी, अब तो वो भी बंद है, विच आई नो, आई मे बी रॉन्ग, कि वो उसमें गवर्नमेंट को आप पैसे देते थे। जबकि यहाँ पे EB5 में कभी भी आप गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते। प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो पैसे लेते हैं, वो बिजनेसेस को रन करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसकी बेस पे आपका EB5 होता है। लेकिन ये जो गोल्ड कार्ड है, इसमें चांसेस यही है कि शायद वो गवर्नमेंट अपने पास पैसे रखे। तो सर अब जो है बैकलॉग क्या है, ग्रीन कार्ड के प्रोसेस क्या काफ़ी मुश्किल होने वाला है या थोड़ा सा वही है जो पहले था? और इस वक्त क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब लोग बड़े मुद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब स्क्रूटनी होती है तो लाइनें लंबी हो जाती हैं। लेकिन लाइनें लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं होता, काम होता है। ट्रंप की पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये था कि उन्होंने कहा था कि हर एप्लीकेंट का, जो ग्रीन कार्ड वाले हैं, उनका इंटरव्यू करो। और मुझे खुद याद है हम इंटरव्यू पे जाते थे और ऑफिसर जो है वो सवाल कर रहा होता था जिस पे हमें इंटरजेक्ट करके कहना होता था नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड केसेस में जहाँ एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए फाइल किया है, उसमें ऑफिसर मियाँ बीवी से पूछ रहा है आप कैसे मिले थे, तो उसमें मैं इंटरजेक्ट करता था कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये मियाँ बीवी का केस ही नहीं है, ये तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए फाइल किया है। ओके। या मुझे अच्छी तरह याद है, ऑफिसर ने, एक स्टूडेंट था, वो गया और उसका ग्रीन कार्ड फाइल हुआ था और ऑफिसर ने कहा कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे, और मैंने उसे बताया हुआ था कि जी आप काम करने के पाबंद नहीं हैं जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं हो जाता, बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर जॉब ऑफर। और यही उसने कहा कि जी मैं अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है। और ऑफिसर कहता है नहीं, वर्क ऑथराइजेशन है तो क्यों नहीं काम कर रहे। आई हैड टू कम इन एंड से, बिकॉज आई वॉज देयर एट द इंटरव्यू, कि नहीं, लॉ ये नहीं कहता। अब होता यह है कि ट्रंप जब ऐसी चीज़ें ले आता है ना, तो उन बेचारे ऑफिसर्स को नहीं पता कि हमने रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि ये तो मुंह में कह देता है, हलचल मचा देता है, यूँ करो। अब ये नहीं, ऑफिसर्स को अब भी जिस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी रोक दो, पीपल हु आर एट द एम्बेसी वो कंफ्यूज हैं कि जी अब हमने पता नहीं किसको वीज़ा देना है, किसको नहीं देना। तो ऑन द सेफ साइड वो किसी को भी नहीं देते, वो रोक देते हैं काम। सही। तो कई दफ़ा होता ये है कि पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी हो जाए, वो समझते हैं हम बादशाह हैं, 300 साल पहले जो हम कहेंगे बस हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है, फिर पता लगता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, जो कि अब भी आप जो बता रहे हैं। अब भी इंटरव्यूज ज़्यादा होंगे या इसी चांसेस हैं। अच्छा। चांसेस ज़्यादा ये हैं कि क्योंकि अब भी हमारे जो ग्रीन कार्ड्स आ रहे थे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड केसेस में भी वो आ रहे हैं, हमारे दफ्तर में ग्रीन कार्ड आ रहा है। ओके। लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन शायद ही कोई एक आधा ग्रीन कार्ड है जो आ जाए, वरना पहले इंटरव्यू होगा। सही। अब इंटरव्यू में कई दफ़ा होता है ऑफिसर्स बज़ाहिर चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ में वो डिटेल में भी जाते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ बाय द बुक, जो मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर आपने कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ छुपाया नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। सही।
चलो सर, अभी एक तो नए ऑफिस की भी आपको मुबारकबाद हो, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो हम अभी एक प्लान कर रहे हैं हम कामरान साहब के साथ, के कामरान मखदूम साहब और मैं कोई वीकली शो करें ताकि लोगों को ना स्कैम से बचा सकें, फ्रॉड से बचा सकें, इसके साथ इंफॉर्मेशन देते रहें। अब इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो खिंचनी पड़ जाएगी। आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इसको फिर हम बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, फिर बाद में हम दोबारा भी जब करेंगे प्रोग्राम। एब्सोल्युटली नहीं, इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इमिग्रेशन से नहीं है, उनका ताल्लुक हमारी वेल बीइंग से है। अक्सर मेरे पास जब लोग आते हैं तो वो टेंस भी होते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो कंसर्न होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये होता है, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू काम डाउन, वी नीड टू रिलैक्स। कि जो काम मैंने किया है वो अपने सर मुँह पे किया है, वो खुद इसका इनिशिएटिव लिया है और जो मेरे हक़ में बेहतर है वही होगा। मैनी ए टाइम्स चूँकि इमिग्रेशन खुद हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड कि काम हो नहीं रहा, वक्त पे नहीं हो रहा, डिले हो रहा है। मत करें, इंतज़ार करें, क्योंकि जो अल्लाह ने लिखा है, जो आपके हक़ में बेहतर है वही होगा। दुआ यही किए रखें, जल्दी मिल रहा है तो भी अच्छा, नहीं मिल रहा तो भी उसमें कुछ बेहतरी है जिसका शायद आपको इल्म नहीं है। सर थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में। और अभी अगर हमारा ये एक टाइम का इशू होता है, अगर रमज़ान शरीफ के बाद अगर हम इसको रेगुलर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप तक मेरे इस चैनल पे इम्तियाज़ चांदी व्लॉग पे ये रेगुलर प्रोग्राम वीकली आएगा, जिसको मैं यही कहूँगा कि अमेरिकन गाइड के नाम से। और इंशाल्लाह अगर कामरान साहब ने टाइम निकाला और मेरे पास भी टाइम हुआ तो हम इसको हर वीक ज़रूर करेंगे ताकि आप लोगों को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच और मिलेंगे अगले प्रोग्राम।